अच्छा जी, मई जून 2018 वेरिएंट 21, इसका सेक्शन ए हम लोग कर चुके हैं, बी करना है आज। ठीक है, चलें देखते हैं इसको। कहता है इन इंग्लैंड फुटबॉल स्टेडियम्स आर यूजुअली built and financed by the private sector, but in some countries, the stadiums are built and financed by the government. Many football stadiums in the English Premier League are full on match days. In the short run, the supply of seats is perfectly inelastic. The football clubs could actually raise prices, still sell their tickets, and so raise their profits. Premier League footballers currently receive very high wages, define perfectly inelastic supply. बेटा ये तो आपने बिल्कुल ही नोट से बता देनी कि आपके पास रिसोर्सेज फिक्स होती हैं, परफेक्टली इलास्टिक जो होता है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, फिक्स होती हैं, आपके पास एक पॉइंट खत्म हो जाता है। एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई अ फर्म मे नॉट एम टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। दो रीजन के फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ क्यों ना जाए। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं भाई। आप बोल सकते हैं कि फर्म का ऑब्जेक्टिव है फिलहाल सर्वाइव करना, और फिर उसको एक्सप्लेन करें कि यार क्या पता वो नई फर्म हो और वो अब सर्वाइवल की तरफ जा रही है। दूसरा, ग्रोथ, कि बिजनेस पुराना हो चुका है, अब उसको ग्रो करना है, डिफरेंट अपने उस पर जाना है। सेल्स रेवेन्यू को बढ़ाना, कि भाई अब वो सेल्स रेवेन्यू बढ़ाने की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम पे खेलना चाह रहा है, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाह रहा है, ये प्रॉफिट नहीं होता, ये डिफरेंट पॉइंट है। एनालाइज वाई प्रीमियर लीग फुटबॉलर्स रिसीव वेरी हाई वेजेस। तीन पॉइंट्स बताने हैं आपने बेटा। अब वो तीन पॉइंट्स कौन कौन से। सबसे पहले, लोग पसंद करते हैं, यानी कस्टमर की डिमांड है। ठीक है, कस्टमर की डिमांड है, कस्टमर परचेज करना चाहता है, कस्टमर उनको देखना चाहता है, सही है, एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन आपके पास क्या होगा, स्किल्ड होते हैं, जबरदस्त, इनके पास स्किल्स होती हैं, लोग वो देखना पसंद करते हैं, स्किल्ड प्लेयर्स होते हैं तो उनको देखने में मजा भी आता है। तीसरा, ब्रांड्स ज्यादातर इन्हीं को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ब्रांड्स इनको अपने जो है ब्रांड एंडोर्समेंट देते हैं। लोग जो हैं वो क्या कहते हैं इसको, वो कर रहे होते हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं अपनी, और लोग जो हैं वो फाइनेंस कर रहे होते हैं इनकी टीम्स को। तो ये आपने ब्रांड्स के बारे में लिखा। Discuss whether or not government should spend some of its tax revenue on building sports stadiums. सबसे पहले आए जरा फेवर के अंदर बात करते हैं। जब मैं बेटा पास पेपर करवा रहा होता हूँ ना, मैं अज्यूम करता हूँ कि आपके पास नोटबुक और पेन पड़ा हुआ है साथ में, हर चीज में यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आपने खुद भी लिखना है। तो यहाँ पे आएगा फॉर के अंदर बात करते हैं कि वाई गवर्नमेंट शुड फाइनेंस बिल्डिंग स्पोर्ट्स स्टेडियम्स। फेवर में आप बात करेंगे कि यार देखो, जब स्पोर्ट्स स्टेडियम आएगा सबसे पहले तो मुल्क के अंदर क्या होगा। सबसे पहले तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, सबसे पहले तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट होगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, क्योंकि लोग जो है वो आपसे, आप जाहिर सी बात है अपने आप आसमान से तो नहीं आएगा ना स्टेडियम, लोग हायर करोगे जिनको जॉब्स दोगे आप। दूसरा, आपके मुल्क में जीडीपी बढ़ना स्टार्ट होगा और आपके मुल्क में मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, क्योंकि आपकी जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है तो वो फिर मल्टीप्लायर इफेक्ट आपके पास आ रहा होगा, इनकम वगैरह बढ़ी होगी, स्पेंडिंग बढ़ी होगी। अच्छा, आप ये बोल सकते हो कि क्या पता टूरिस्ट अट्रैक्शन, क्योंकि मैं तो फुटबॉल का इतना फैन नहीं हूँ, मैं नहीं देखता फुटबॉल, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक प्रॉपर क्लब है जहाँ यूके के अंदर, जहाँ पे लोग देखने जाते हैं उनके स्टेडियम को, वहां पे उनकी बड़ी पुरानी पुराने प्लेयर्स की तस्वीरें लगी हुई हैं, जर्सीज लगी हुई हैं, ट्रॉफीज पड़ी हुई हैं, लोग देखने जाते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो उससे भी इनकम जनरेट होती है। हाउएवर, नेगेटिव पॉइंट्स आप क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे वही सबसे पहला तो अचार वाला पॉइंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि भाई यही पैसे आप कहीं और लगा दो, आप हॉस्पिटल बना दो, आप स्कूल बना दो, सही है। दूसरा पॉइंट, बेटा गवर्नमेंट टैक्स को प्रोडक्शन के अंदर यूज कर रही है, यानी कि उसको यूज कर रही है, तो इससे आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और आपके मुल्क में इन्फ्लेशन का खतरा है। इन्फ्लेशन बढ़ेगी क्योंकि कंजम्पशन वगैरह बढ़ रही है ना आपके पास, सही है। अच्छा, हो सकता है आप ये भी बोल सकते हो कि लोग, पीपल, क्या पता पीपल डोंट लाइक इट, पीपल माइट नॉट लाइक इट। लाइक इट का मतलब क्या, कि भाई लोग बोलेंगे कि यार ये क्या तरीका है, आप रोड बनाओ, आप स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, स्पोर्ट्स स्टेडियम क्यों बना रहे हो भाई, हमारे टैक्स के पैसों से लोगों की हट सकती है। और आप यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं, पोल्यूशन। ये जाहिर है जब आप स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाएंगे तो पोल्यूशन वगैरह भी तो होगी ना आपके मुल्क के अंदर, तो ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तीन या चार पॉइंट फेवर में, तीन या चार पॉइंट अगेंस्ट में, आपने प्रॉपर तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है और पूरा आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है।
Again, in 2014, the government of Kazakhstan devalued its currency, the tenge. A year later, the country still had a current account deficit. Therefore, in 2016, it is considered adopting a floating exchange rate, which might help to remove the deficit. But exchange rate मैंने आपको अब तक नहीं पढ़ाया है, तो मैं ये वाला क्वेश्चन छोड़ दूंगा. However, it had concerns that this might affect the country's inflation rate, which was already high at 17%. डिफाइंड डिवैल्यूएशन. डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आप अपनी करेंसी की वैल्यू को गिरा देते हैं. करेंसी की वैल्यू को गिरा देते हैं. ये चीज मुझे शायद मैंने पढ़ाई हुई है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, ये मैंने पढ़ाया हुआ है. एक्सचेंज रेट मैंने नहीं पढ़ाया हुआ, तो उसको फिलहाल छोड़ दो. एनालाइज हाउ फिस्कल पॉलिसी मेजर्स कुड रिड्यूस इन्फ्लेशन. बेटा कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के बारे में आप बात करोगे. आप बोलेंगे डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाओ और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करो. सही है, ये बात आप उसको बताएंगे और आप उसको जो है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे. बेसिक सा वही चीजें सारी. डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, कि ऑलरेडी काफी लंबा क्वेश्चन है, तो डायग्राम बनाने की इसके अंदर जरूरत नहीं. बनाना चाहो तो बना लो, अच्छी बात है, लेकिन जरूरत नहीं. डिस्कस वेदर और नॉट अ रिडक्शन इन करंट अकाउंट डेफिसिट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बेनिफिट एन इकोनॉमी. आप लोगों की ना अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है. यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन इन द करंट अकाउंट डेफिसिट. आप लोग रिडक्शन पढ़ते हो, ओहो जी करंट अकाउंट डेफिसिट में चला गया, करंट अकाउंट रिड्यूस हो गया. अबे पढ़ो तो सही पूरा. इन अ करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट पहले 10 मिलियन का था, अब वो 5 मिलियन का रह गया, या वो 2 मिलियन का रह गया, इसको बोलते हैं रिडक्शन इन करंट अकाउंट डेफिसिट. कम हो गया है करंट अकाउंट डेफिसिट, तो इसका मतलब है आप तो बेहतरी की तरफ जा रहे हो ना. तो अब यहाँ पे आओ, करंट अकाउंट डेफिसिट पहले आप उसको बताएंगे कम होता क्या है, ये चीज आपने बता दी. अच्छा, अब आप बोलेंगे कि यार करंट अकाउंट डेफिसिट. अच्छा, एक और मिस्टेक क्या करते हो, 8 मार्क का सवाल है, यहाँ पे पढ़ा करंट अकाउंट, ओहो जी करंट अकाउंट जी ये होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये होता है, इसके अंदर ये चीजें आती है, कैपिटल अकाउंट ये, फाइनेंशियल अकाउंट ये. भाई उसने पूछा आपसे, आप क्यों होशियार बन रहे हो फजूल में. आप करंट अकाउंट के बारे में बताओ क्या होता है, आप डेफिसिट के बारे में बताओ क्या होता है, बस खत्म करो, आगे अपना आंसर स्टार्ट करो. बेटा अगर करंट अकाउंट डेफिसिट आपका कम हो रहा है, यानी कि आपकी नेगेटिव पॉइंट कम हो रही है, इसका बेसिक सा मतलब क्या है कि अब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ना स्टार्ट हो गई है और आपकी इंपोर्ट जो है वो कम होना स्टार्ट हो गई है. ठीक है, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ना स्टार्ट हो गई है और इंपोर्ट आपकी कम होना स्टार्ट हो गई है. तो इसने बोला कि क्या ये हमेशा इकोनॉमी को बेनिफिट करेगा. पहले तो बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं. क्या यार आपका बीओटी इंप्रूव हो रहा है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, और एक ये वाली बात आपने लिख दी. दूसरी बात, आपकी जब एक्सपोर्ट्स बढ़ना स्टार्ट हो गई है, इससे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट आना स्टार्ट होगी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस आना स्टार्ट होंगे, एम्प्लॉयमेंट आना स्टार्ट होगी, जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी. तीसरी चीज, आपकी वैल्यू ऑफ करेंसी बढ़ती है, आपकी वैल्यू ऑफ करेंसी इंक्रीज होगी. इसको आप एक्सप्लेन करेंगे. हाउएवर नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं, कि जब वैल्यू ऑफ करेंसी इंक्रीज होगी, यानी कि अपना माल एक्सपेंसिव हो जाएगा, अपना माल एक्सपेंसिव होगा. जब अपना माल एक्सपेंसिव होगा तो हो सकता है कि हमारी सेल्स गिरना स्टार्ट हो जाए, हमारी डिमांड गिरना स्टार्ट हो जाए, हो सकता है. दूसरी बात, आप यहाँ पे लिखेंगे कि यार जब अपनी वैल्यू ऑफ करेंसी इंक्रीज होगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा होने की वजह से, तो इंपोर्ट अपने को अब सस्ता लगेगा. जब इंपोर्ट सस्ता लगेगा तो वापस से इंपोर्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, वापस से हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब होना स्टार्ट हो सकता है. ठीक है. अच्छा, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, और आप यहाँ पे बहुत सी चीजें जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर एप्रिसिएशन होगा तो फिर जी हमारे जो कस्टमर्स हैं वो किसी और के पास स्विच होना स्टार्ट हो जाएंगे, दूसरों के पास जाना स्टार्ट हो जाएंगे, सेल्स गिरना स्टार्ट हो जाएंगी. ठीक है. तो आपने यहाँ पे फेवर और अगेंस्ट दोनों में दो दो या तीन तीन पॉइंट, अच्छा 2 पॉइंट कब, जब आप प्रॉपर तरीके से, 2 से 3 पॉइंट कब, जब आप प्रॉपर तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहे हो. अगर आप सिर्फ बातें लिख रहे हो वो आपको मार्क्स नहीं देगा. ये चीज मैंने ओ लेवल्स के जब भी मॉक लिया है उसके अंदर मैंने नोटिस की है, बहुत से स्टूडेंट्स कर रहे हैं. समझ में आ गई है बात. नेक्स्ट, in 2015, Tripartite Free Trade Area (TFTA) was established. It covers 26 countries and is the biggest free trade area in Africa. Removing trade restrictions can enable economies to take greater advantage of economies of scale. Some economists argue that improving Africa's road would be more beneficial and would do more to reduce the current account deficit.
क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया, हाँ, would be more beneficial and would do more to reduce the current account deficit and the balance of payment and standard of living। अब वापस से ये बात आ गई, रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इसका मतलब क्या है, करंट अकाउंट आपको जो नेगेटिव में जा रहा था उसको उसने कम कर दिया। डिफाइन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ एवरेज टोटल कॉस्ट कम होती जाती है, उसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक्सप्लेन टू बेनिफिट्स कंज्यूमर्स में गेन फ्रॉम फ्री ट्रेड। बेटा ये फ्री ट्रेड वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड वाला, जिसमें कोटा वगैरह की बात हो रही थी, उसी चैप्टर के अंदर फ्री ट्रेड के बारे में भी लिखा हुआ है। दो बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं भाई, ऑप्शंस, ज्यादा वैरायटी आपके पास होती है भाई, ठीक है। दूसरी बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चॉइसेस के बारे में बात हो गई, सही है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी क्योंकि एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ रही होंगी, ठीक है। आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेगा, ये बात आप लिख सकते हो। तो भाई अच्छा, कंज्यूमर्स के बारे में पूछा हुआ, सॉरी, इकोनॉमी ऑफ स्केल यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे बोलेंगे कंपटीशन बढ़ेगा, तो हो सकता है कि जी वो हमारे पास प्राइस लेवल कम हो जाए, सही है, तो ये कस्टमर को फायदा है। एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि सॉरी वो कस्टमर के बारे में पूछ रहा था, इकोनॉमी या बिजनेस के बारे में नहीं पूछ रहा था। एनालाइज हाउ रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कुड इंक्रीज अ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। पहले एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं भाई। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो गई तो एक्सपोर्ट पे पहले क्या बेनिफिट आएगा, आप बोलेंगे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, आपको रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, आपकी प्राइस लेवल कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा फाइन्स वगैरह, टैरिफ वगैरह नहीं पे करने पड़ेंगे, टैरिफ वगैरह पे नहीं करने पड़ेंगे, तो उससे बिजनेस को फायदा होगा, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इम्पोर्ट पे किस तरह बेनिफिट होगा, हमें रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, चीप रॉ मटेरियल, सही है, तो वो बिजनेस के साथ हमारी कॉस्ट वगैरह जो है वो आप लिखेंगे कम हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे लिखेंगे जी कि हमारे पास क्या कहते हैं, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ेंगी, तो इकोनॉमी को फायदा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, सही है। अच्छा, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंपटीशन राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इससे इकोनॉमी को भी फायदा है, कस्टमर को भी फायदा है कि प्राइस लेवल आपके पास कम हो रही है, ये चीजें आपने यहाँ पे डिस्कस करनी। डिस्कस वेदर और नॉट रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ बेटा, कोई मसला। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं। The government of Slovenia has introduced a range of supply side measures, supply side policy measures to influence the country's inflation rate. Among other factors affecting the economy is a change in trade union membership and strength. Identify price, एक सेकंड, identify, एक सेकंड रुकिएगा जरा। ठीक, सॉरी। अच्छा, पार्ट ए आपसे बोलता है आइडेंटिफाई प्राइस इंडाइसेस, आइडेंटिफाई टू प्राइस इंडाइसेस। बेटा ये प्राइस इंडाइस जो हमारे पास होता है वो कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है टू मेजर इन्फ्लेशन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आरपीआई, सीपीआई, ये दो बातें आपने लिख दी। आप कह सकते हो परसेंटेज चेंज हम लोग देख लें, पिछले साल से लेके अब तक हमारे पास क्या प्राइस में चेंजेस आई हैं। आइडेंटिफाई टू सप्लाई साइड पॉलिसी मेजर्स, सॉरी एक्सप्लेन टू सप्लाई साइड पॉलिसी मेजर्स। आप बोलो जी सब्सिडी दे दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दो, ठीक है, मिनिमम वेजेस वगैरह कम कर दो, टैरिफ रिमूव कर दो, आप जो है न्यू रिजर्व्स ले हैं, ठीक है। ये सारे आपके पास सप्लाई साइड मेजर्स। एनालाइज बाय गवर्नमेंट में वांट टू रिड्यूस इट्स कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट। बेटा ये तो बड़े बेनिफिट्स हैं सीधे सीधे से जो आपने लिखने हैं, और ये बड़े बेसिक से एडवांटेजेस है, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। डिस्कस वेदर और नॉट इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेड यूनियन विल बेनिफिट इन इकोनॉमी। अच्छा, अब यहाँ पे आओ, ये मैं डी वाला कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तो मैं फेवर में बात करूँ कि ट्रेड यूनियन की पावर अगर स्ट्रांग है तो वो किस तरह बेनिफिट करेगी, सबसे पहले वर्कर्स को बेनिफिट होगा, वर्कर्स की सेफ्टी, वर्कर के राइट्स,
ये चीजें सिक्योर होंगी, वर्कर को आप जॉब से नहीं निकाल सकते, वर्कर को एक सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा, वर्कर्स के साथ अनफेयर डीलिंग नहीं होगी, वर्कर हमारा खुश रहेगा, ये बात आप यहाँ पे लिखेंगे। वर्कर खुश होगा तो मोटिवेटेड रहेगा, मोटिवेटेड रहने की वजह से वही बिजनेस वाले एडवांटेजेस कि आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव होगी, चांसेस ऑफ मिस्टेक्स कम होगी, बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा, सेल्स आपकी बढ़ेंगी और एक्सपेंसेस वगैरह कम हो जाएंगे। ये चीजें आप बताएंगे उसको। हाउएवर, अगर तो ट्रेड यूनियन बदतमीज है, बुरी है, तो स्ट्राइक्स, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा, आपका आउटपुट रुक जाएगा, आपकी एक्सपोर्ट्स रुक जाएंगी, आपकी सेल्स रुक जाएंगी, ये बातें आपने उसको बता दी। सही है। अब ट्रेड यूनियन भी अनफेयर हो सकती है, बार बार जाके बोले जी वेज बढ़ाओ, तो ये पंगेबाजी कर सकती है ना, जिसकी वजह से बिजनेस के अंदर रिडंडेंसी ऑफ वर्कर होना स्टार्ट हो जाएगी। वर्क बिजनेस जो है वर्कर्स को निकालना स्टार्ट कर देगा, बोलेगा बाढ़ में जाओ, मैं निकाल रहा हूँ तुम्हें, रिडंडेंसी होना स्टार्ट हो जाएगी। ये बातें आपने यहाँ पे उसको बतानी है। आप बोल सकते हो कि यार एम्प्लॉयमेंट में इश्यूज आएंगे, वेजेस के अंदर इश्यूज आएंगे, प्रोडक्टिविटी के अंदर इश्यूज आएंगे, तो ये आपके सारे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स यहाँ पे आ रहे हैं। मोर देन 80% ऑफ कदर्स पॉपुलेशन आर इमिग्रेंट्स, आय वाला इमिग्रेशन यानी कि इम्पोर्ट ऑफ वर्कर्स। नेट इमिग्रेशन हैज हेल्प्ड टू मीट द कंट्रीज डिमांड फॉर लेबर as well as a shortage of workers. The country has a shortage of drinking water. The government has run public campaigns to stop people using their free supply of drinking water to fill their swimming pools and water their gardens. बोलता है कि स्विमिंग पूल और गार्डन को साफ पानी से मत करो, क्योंकि भाई हमारे पास पीने का पानी बहुत कम है। इन 2016 द गवर्नमेंट इंक्रीज इट्स स्पेंडिंग टू इंक्रीज द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। डिफाइन नेट इमिग्रेशन। नेट इमिग्रेशन का मतलब कितना बंदा मुल्क से बाहर गया, कितना बंदा मुल्क के अंदर आया। आई वाला इमिग्रेशन माइनस ई वाला इमिग्रेशन, इसको नेट इमिग्रेशन बोलते हैं। एक्सप्लेन हाउ मार्केट फोर्सेस वुड रिस्पॉन्ड टू अ शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। बेटा शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास स्कार्सिटी है। मार्केट फोर्सेस के बारे में बताएंगे कि यार हमारे पास वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगी शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर को, यानी कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। आप बोलेंगे कि यार अगर कंज्यूमर है तो जाहिर सी बात है यार वो सही तरीके से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, स्विमिंग पूल्स वगैरह को और गार्डन्स को यूज नहीं कर सकता। बिजनेसेस के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर तो पानी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये प्रॉब्लम हमारे पास आएगी, तो उन्हें कोई सब्सिट्यूट गवर्नमेंट को लेके आना पड़ेगा ड्रिंकिंग वाटर के अलावा। कोई अगर जैसे हमारे यहाँ पे होता है नमकीन पानी, खारा पानी जो बोरिंग से निकलता है, या साफ मीठा पानी, तो लोग क्या करते हैं, बर्तन बर्तन खारे पानी से धो लेते हैं और मीठा पानी जो है वो खाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह कोई सब्सिट्यूट निकालो, कुछ देखो। आप स्टोर करना स्टार्ट करें, रेन वाटर को स्टोर कर लो, ग्लेशियर्स को स्टोर कर लो, कुछ तो करो, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोड्यूसर वगैरह दोनों पे ही नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होगा। एनालाइज व्हाट डिटरमिन्स द डिमांड फॉर लेबर। बेटा पूरा चैप्टर है आपके पास इसके ऊपर। डिमांड फॉर प्रोडक्ट हो गया, पहली बात वेजेस हो गई है, क्वालिटी ऑफ वर्कर हो गई है, उसकी एजुकेशन ट्रेनिंग स्किल्स हो गई है, ये सब डिमांड फॉर वर्कर्स, डिमांड फॉर लेबर पर डिपेंड करते हैं। डिस्कस वेदर और नॉट इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा अगर आसान लफ्जों में आपसे कहूं तो ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के ऊपर। यहाँ पे आप डायग्राम भी बनाएंगे जहाँ पे आप एडी को इंक्रीज करके दिखाओगे। पहले आपने एग्रीगेट डिमांड बताया क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बताया आपने क्या होता है, आपने उसको लिंक किया इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, चेन बनाई, मल्टीप्लायर इफेक्ट आपने समझाया, डायग्राम बनाई। हाउ एवर दिस इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर दिस इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल इन द एंड लीड टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। तो ये बात आप उसको बता रहे होंगे कि आपकी इन्फ्लेशन वगैरह जो है वो राइज होना स्टार्ट हो जाएगी, और ओवरऑल क्या पता आपके लिए जो है वो मुश्किल हो गया है, काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इस चीज को बताएंगे। आप फिर बताएंगे कि यार इन्फ्लेशन आने से और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके पास होती है, मेन्यू कॉस्ट, टुगेदर कॉस्ट, थोड़ी बहुत बातें उसके बारे में भी करनी है, ठीक है। More governments are imposing taxes on unhealthy food and drinks. Such taxes are usually regressive. Regressive यानी कि indirect taxes. Some of these governments are also increasing their spending on healthcare. In other countries, healthcare is provided by private sector. The number of state-owned enterprises is declining in a number of countries due to privatization. Define regressive tax. Indirect taxes होते हैं tax imposed on goods and services. गरीब पे चमाट पड़ती है, अमीर पे इतनी चमाट नहीं पड़ती। एक्सप्लेन व्हाई द सोशल बेनिफिट ऑफ हेल्थ केयर इज ग्रेटर देन प्राइवेट बेनिफिट। क्योंकि बेटा सोशल बेनिफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सोशल बेनिफिट इज इक्वल्स टू
प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। पहले आपने सोशल बेनिफिट डिफाइन करना है, फिर आपने प्राइवेट बेनिफिट डिफाइन करना है, फॉर्मूला बताना है, फॉर्मूले के हिसाब से आपने बता देना। और आप फर्दर एक्सटर्नल बेनिफिट के बारे में बताओगे क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यहाँ से क्रिएट हो रहे हो। एनालाइज वाई गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्सेस। बहुत रीजंस हैं भाई। टू फंड देयर प्रोजेक्ट्स, रोड बनाना है, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, टैक्स से पैसा आएगा। जितने भी गवर्नमेंट के वर्कर्स हैं जैसे कि पुलिस आर्मी वगैरह हो गई, रेंजर्स हो गई, इनको पैसा देना है, टैक्सेस से आएगा। ठीक है, सब्सिडीज देनी है, पहले टैक्सेस से आपको फंड करना पड़ेगा। तो तीन रीजन मैंने आपको बता दिया, आपको ये तीनों के बारे में लिखो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन एक्सप्लेन करना है पूरा। Discuss whether or not consumers are likely to benefit from state-owned enterprises becoming private sectors। बोलता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर बन गया स्टेट ओन एंटरप्राइज तो क्या कंज्यूमर को फायदा होगा। पहले तो आपने बेनिफिट्स के बारे में बताना है कि यार आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, ठीक है, कंपटीशन आता है, वही बेसिक एडवांटेजेस, इनोवेशन आती है, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको मिल सकती है, हो सकता है जिससे आपकी प्राइस लेवल कम हो जाए। हाउएवर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, प्राइस लेवल क्या पता ज्यादा चार्ज करें, गरीबों का ख्याल तो रखते नहीं है वो लोग। वो लोग सिर्फ वो चीज बनाएंगे जो मेजोरिटी को चाहिए, हर बंदे के लिए काम नहीं करते वो। मेजोरिटी डिमांड वाला प्रोडक्ट वो लोग बना रहे होंगे। ठीक है, ये बातें आपने उसको बता दी। और आप यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हो कि अगर प्राइवेट फर्म काम कर रही है और अगर उसको डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया तो उससे भी आपके पास प्राइस लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अगर वो मोनोपोली बन गया तो वो कस्टमर को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देगा, ये बात भी आप उसको बता सकते हो। समझ में आ गई है बात। कह रहे चले तो बेटा, ये आपका पेपर था पूरा 2000 कौन सा वाला, मई जून 18, वेरिएंट 21, सही है। क्लास ऑफ करें। अल्लाह हाफिज।